जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपको दिखाऊंगा बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त का वो ऐतिहासिक बयान जो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में दिल्ली की सेशंस कोर्ट में 6 जून 1929 को दिया गया। भगत सिंह का यह बयान टाइप्ड था। आज उन दोनों के सिग्नेचर वाला बयान ओरिजिनल आपको दिखाऊंगा। यह बयान उन बमों से भी कहीं ज्यादा विस्फोटक था जो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में फेंके थे। अखबारों के माध्यम से यह बयान जब दुनिया तक पहुंचा तो ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। सेशंस जज एल मिडल्टन की हिम्मत नहीं हुई इस बयान को पूरे का पूरा अदालत की कार्रवाई में रिकॉर्ड पर ले सकें। अपने हाथ से एल मिडल्टन ने इस बयान के कई प्रमुख अंशों को जो बेहद क्रांतिकारी थे, बेहद विस्फोटक थे, ब्रैकेट लगाकर इनिशियल करके कोर्ट की कार्रवाई से निकाल दिया था, एक्सपंज कर दिया था। आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भगत सिंह जानते थे कि उनके बयान के साथ अदालत में क्या होने वाला है, इसलिए तू डाल डाल मैं पात पात। अदालत में इस बयान के पढ़े जाने से पहले ही उन्होंने इसकी कॉपीज करवा के देश भर के अखबारों तक पहुंचा दी थी। और सिर्फ देश में ही नहीं, इस बयान के हिस्से विदेशों में भी छपे थे। जब भारत के कोने कोने तक भगत सिंह का यह बयान पहुंचा तो हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। जवाहरलाल नेहरू उन दिनों कांग्रेस के सेक्रेटरी होते थे। उन्होंने भगत सिंह का यह बयान कांग्रेस बुलेटिन में छाप दिया, इसके 1 जुलाई 1929 के अंक में। उसी दिन यह बयान गांधी जी ने पढ़ा कांग्रेस बुलेटिन में। ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी ने भगत सिंह का यह बयान इससे पहले नहीं देखा हो, जरूर देखा होगा। जब सारे देश में इसकी चर्चा हो रही थी तो गांधी जी ने नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर कांग्रेस बुलेटिन में इसका छपना उन्हें मंजूर नहीं था। लिहाजा उसी दिन यानी 1 जुलाई को ही गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर बड़े सख्त शब्दों में अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। 13 जुलाई 1929 को नेहरू ने भी अपना स्पष्टीकरण देते हुए गांधी जी को पत्र लिखा। ये दोनों पत्र आज उपलब्ध हैं। गांधी जी का पत्र द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 41 में है और सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वहां पर आपको जवाहरलाल नेहरू का पत्र मिल जाएगा। दोनों ही इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप वहां देख सकते हैं। और कभी फिर एक वीडियो हम उन पत्रों पर करेंगे। आज बात करनी है भगत सिंह के उस ऐतिहासिक बयान की जिसने एक ओर अंग्रेजों को हिला दिया था तो दूसरी ओर गांधी जी भी नाराज हो गए थे। ऐसी क्या खास बात थी उस बयान में, वो बयान देखना है, ओरिजिनल उनके सिग्नेचर वाला। और ये बयान कहां है? ये बयान उपलब्ध है भारत सरकार की वेबसाइट indianculture.gov.in पर। वहां हम आज इसे देखेंगे। इसके अलावा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट अभिलेख पटल पर भी ये उपलब्ध है, आप वहां भी देख सकते हैं। वहां आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है, उसके बाद एक्सेस करेंगे। indianculture.gov.in पर आप सीधे जाएं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे किताबों में भी ये बयान छपा है, कई सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। मसलन ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 वॉल्यूम में ये प्रोफेसर चमनलाल ने इनको एडिट किया, संकलित किया। ये अभी आए कुछ समय पहले, तो इसके भी भाग 1 में ये हैं, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। और भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज यहाँ भी हैं। शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में यहां भी, और भी कई सारी किताबों में उपलब्ध है। पर आज हम ओरिजिनल देखेंगे, उनके सिग्नेचर वाला। तो चलिए चलते हैं बिना और समय गंवाए। कहां? indianculture.gov.in पर। दोस्तों, असेंबली बॉम्ब केस से रिलेटेड कई सारी फाइल्स हैं। जिस फाइल में यह बयान दर्ज है वो है वॉल्यूम 2। इसलिए गूगल पर जाकर हमने टाइप किया असेंबली बॉम्ब केस वॉल्यूम 2, हमारे सामने लिंक आ गया है indianculture.gov.in वॉल्यूम 2 असेंबली बॉम्ब केस की फाइल का। यहां क्लिक कर दिया और सामने फाइल खुल जाती है। असेंबली बॉम्ब केस नंबर 9 1929 क्राउन वर्सेस भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वॉल्यूम 2। यहां ऊपर सामने ओपन फ्लिप बुक, यहां हम क्लिक कर देते हैं तो वॉल्यूम 2 फाइल ओपन होके आ जाती है।
ये आ गई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें टोटल 184 पेजेस हैं। भगत सिंह का ये बयान पेज नंबर 105 से शुरू होके 111 यानी 111 तक जाता है। तो मैं 105 यहां नीचे डाल दिया ताकि सीधे हम वहीं पहुंच जाएं जहां भगत सिंह का ये बयान है। तो यहां देखेंगे ये बुक फॉर्म ओपन हो गई हमारे सामने। तो इसमें राइट साइड में ये ऊपर जहां पेज 133 लिखा है, यहां ये भगत सिंह का बयान शुरू होता है। इसको और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और बड़ा हो जाएगा, आसानी से हम इसको देख पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और हमने बड़ा कर लिया और ये देखें। अब हम इसको ऊपर, सबसे ऊपर लाइन में क्या लिखा, फर्स्ट सेंटेंस ऊपर देखिएगा, इन द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज दिल्ली, क्राउन वर्सेस भगत सिंह एंड बी.के. दत्त। ये बयान शुरू होता है यहां से। तो चलिए इस बयान के कुछ प्रमुख अंश देख लेते हैं। पूरा बयान तो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ मुख्य मुख्य अंश देख लेते हैं। पूरा बयान आप बाद में पढ़िए ना इंटरनेट पे जाके। तो देखिए शुरुआत कहां से करते हैं। भगत सिंह लिखते हैं, वी स्टैंड चार्ज्ड विद सीरियस ऑफेंसेस एंड एट दिस स्टेज वी मस्ट एक्सप्लेन आवर कंडक्ट, द फॉलोइंग क्वेश्चंस अराइज। हम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बहुत गंभीर अभियोग लगाए गए हैं और इस समय इस स्टेज पर हमें अपने कंडक्ट की, अपने आचरण की व्याख्या करने की आवश्यकता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस अराइज, ये प्रश्न खड़े होते हैं। कौन से? वो दो प्रश्न बताते हैं। नंबर 1, वर द बॉम्ब्स थ्रोन इनटू द असेंबली चैम्बर एंड इफ सो व्हाई? क्या असेंबली चैम्बर में बम फेंके गए? यदि हां तो क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, इज द चार्ज एज फ्रेम्ड बाय द लोअर कोर्ट करेक्ट और अदरवाइज? कि हमारे ऊपर निचली अदालत ने जो अभियोग लगाया है क्या वो सही है? ये निचली अदालत कौन सी थी? दोस्तों, ट्रायल हो रहा था सेशंस कोर्ट में और सेशंस जज थे एल मिडल्टन। लेकिन इनसे पहले अभियोग इन पर जो लगाए गए, चार्जेस फ्रेम जिस अदालत ने किए थे वो थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट FB पूल की अदालत। वहां से ये चार्जेस लग के ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट में आए थे। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आवर रिप्लाई इज एन अफर्मेटिव, कि पहले प्रश्न के प्रथम भाग के लिए हमारा उत्तर है हां, यानी असेंबली चैम्बर में बम फेंके थे। और आगे कहते हैं, बट सम ऑफ द सो कॉल्ड आई विटनेसेस हैव परच्यूड देमसेल्व्स, लेकिन जो चश्मदीद गवाह होने का दम्भ भरते हैं, दावा ठोक रहे हैं, बयान देकर गए हैं इस अदालत में कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, उनमें से बहुत सारों ने झूठ बोला है। किसने क्या क्या झूठ बोला, थोड़ा सा इसके बारे में आगे वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं बम क्यों फेंका। तो हम बेसिकली वहीं जाएंगे और इस बयान के मुख्य जो अंश हैं, जो उनके उद्देश्य की बात करते हैं, जहां क्रांति की व्याख्या हो रही है, जहां उनके ध्येय आदर्श की बात हो रही है, वो देखेंगे। तो चलते हैं आगे। इसको हम स्क्रॉल करते करते यदि नीचे जाएं ना, तो फर्स्ट पेज पर ही लास्ट में जो लिखा है, लास्ट की लाइंस, इसके अंतिम सेंटेंस को हम देखेंगे। कहते हैं कि वी आर नेक्स्ट टू नन इन आवर लव ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानवता के प्रति प्रेम की जब बात होगी हम किसी से पीछे नहीं हैं। वी आर नेक्स्ट टू नन एंड सो फार फ्रॉम हैविंग, और आगे नेक्स्ट पेज पे कहते हैं एनी मैलिस अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है किसी से भी, अंग्रेजों से भी नहीं है। वी होल्ड ह्यूमन लाइफ सेक्रेड बियॉन्ड वर्ड्स, हम मानव जीवन को शब्दों से भी पवित्र मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं मानव जीवन को कि शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। और फिर आगे पढ़ें, इसमें यह भी देखिए आप, ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं ये बयान के वो हिस्से हैं जो सेशंस जज एल मिडल्टन ने कोर्ट की कार्रवाई से हटा दिए, रिकॉर्ड पर नहीं लिए, और साथ साथ उन्होंने अपने इनिशियल भी किए हैं। हम इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सीधा में, देखिए वहां पे कुछ खास चीज आपको दिखाऊंगा। वहां भी इसी तरह ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, हम देख पा रहे हैं। इसमें थर्ड पेज के नीचे की तरफ हम देखें, ये जहां ब्रैकेट लगी है, लास्ट वाली ब्रैकेट, इसमें ये देखने की बात है, ये पढ़ने की चीज है।
क्या लिख रहे हैं भगत सिंह भला, इसको गौर से देखिए। भगत सिंह लिखते हैं, वी हैव ओनली मार्क्ड द एंड ऑफ द ईरा ऑफ यूटोपियन नॉन वायलेंस ऑफ हुज फ्यूटिलिटी द राइजिंग जनरेशन हैज बीन कन्विंस्ड बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट। कहते हैं कि आज की जागृत पीढ़ी को इस यूटोपियन नॉन वायलेंस यानी काल्पनिक अहिंसा, इस काल्पनिक अहिंसा की निरर्थकता के बारे में आज की पीढ़ी को कोई संदेह नहीं है। और हमने इसके युग के, किसके युग के, यूटोपियन नॉन वायलेंस के युग के समाप्त होने की घोषणा कर दी है। और यूटोपियन नॉन वायलेंस क्या थी भगत सिंह की नजरों में, इसके अगले पेज पर वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कमाल का एक्सप्लेनेशन भगत सिंह देते हैं। आप देखिए पैरा नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं। कहते हैं, वी हैव यूज्ड द एक्सप्रेशन यूटोपियन नॉन वायलेंस इन द फोरगोइंग पैरा। पिछले पैरा में, पैरा नंबर 3 में हमने यूटोपियन नॉन वायलेंस एक्सप्रेशन यूज किया है। यह काल्पनिक अहिंसा की हमने बात की है, विच रिक्वायर्स सम एक्सप्लेनेशन। इसकी कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता है। क्या है यूटोपियन नॉन वायलेंस? देखिए, गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, यह उनका आदर्श था। भगत सिंह यहां एक्सप्लेन करते हैं हिंसा, अहिंसा, ये काल्पनिक अहिंसा क्या फर्क है। वो बताते हैं, फोर्स व्हेन अग्रेसिवली अप्लाइड इज वायलेंस, कि जब बल का प्रयोग आक्रमण के लिए होता है तो ये हिंसा है, एंड इज देयरफॉर मॉरली अनजस्टिफिएबल, और इसलिए ये नैतिक दृष्टि से अनुचित है, गलत है। आक्रमण के लिए बल का प्रयोग हिंसा है और नैतिक दृष्टि से यह सही नहीं है। बट व्हेन इट इज यूज्ड इन फर्दरेंस ऑफ अ लेजिटिमेट कॉज इट हैज इट्स मॉरल जस्टिफिकेशन। लेकिन जब इसका प्रयोग किसी न्यायोचित ध्येय के लिए किया जाता है तब इसकी नैतिक वैधता होती है, तब नैतिक दृष्टि से यह सही होता है। क्या? बल का प्रयोग न्यायोचित उद्देश्य के लिए यदि कर रहे हैं तो फिर कहते हैं कि फिर यह जस्टिफाइड है, मॉरली जस्टिफाइड है, नैतिक दृष्टि से जस्टिफाइड है, और तब इसको हिंसा नहीं कहेंगे। आगे कहते हैं, द एलिमिनेशन ऑफ फोर्स एट ऑल कॉस्ट्स इज यूटोपियन, कि किसी भी सूरत में जैसे मर्जी हालात हो जाएं, किन्हीं भी हालात में बल का प्रयोग करना ही नहीं है, कि ये जो विचार है ये अहिंसा नहीं, ये काल्पनिक अहिंसा है, यूटोपियन नॉन वायलेंस है। ये रियल लाइफ में संभव नहीं है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए बल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो होगा। और आगे कहते हैं भगत सिंह, द न्यू मूवमेंट विच हैज अरीजन इन द कंट्री एंड ऑफ विच वी हैव गिवन द वार्निंग, कि देश में जो नया आंदोलन खड़ा हो रहा है और जिसकी हमने चेतावनी दी है, इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स, ये उन आदर्शों से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, विच गाइडेड गुरु गोविंद सिंह एंड शिवाजी, कमाल पाशा एंड रिजा खान, वाशिंगटन एंड गैरिबाल्डी, लाफायट एंड लेनिन, कि जिन आदर्शों ने गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को प्रेरित किया, कमाल पाशा और रिजा खान को प्रेरित किया, वाशिंगटन और गैरिबाल्डी को प्रेरित किया, लाफायट और लेनिन को प्रेरित किया, उन्हीं आदर्शों से ये आज का आंदोलन प्रेरित है। और आगे देखिए, ये हिस्सा अदालत ने उनके रिकॉर्ड से निकाल रखा है, ब्रैकेट लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हम इसमें कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट हिस्से, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं जी, वो बता रहे हैं इसमें कि जो बम फेंके गए थे, हल्की हल्की थोड़ी बहुत चोटें किसी को आई, कुछ बहुत ही कमाल की। देखिए पैरा नंबर 7 पढ़ते हैं। यहाँ रिवॉल्यूशन का मतलब समझा रहे हैं भगत सिंह। क्या कहते हैं? आई भगत सिंह was asked in the lower court as to what we meant by the word revolution। कहते हैं निचली अदालत में, जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे FB पूल, वहां इन पर अभियोग वहीं लगाए गए थे, चार्जेस वहीं फ्रेम हुए थे। वहां जब हर रोज ये अदालत में जाते थे ना, तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे।
तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एफ.बी. पूल ने इनसे पूछा एक दिन, मिस्टर भगत सिंह, व्हाट यू मीन बाय रिवॉल्यूशन? तो वहां भगत सिंह ने उनको कहा था, समय जब आएगा तो इसका मतलब भी समझाऊंगा, अभी नहीं। तो उस निचली अदालत में इन्होंने रिवॉल्यूशन का मतलब नहीं समझाया था, पर यहां सेशंस कोर्ट में ट्रायल के समय भगत सिंह ने अपनी स्टेटमेंट में इसको भी एक्सप्लेन किया है। क्या लिखते हैं? I, Bhagat Singh, was asked in the lower court as to what we meant by the word revolution. क्रांति के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में निचली अदालत में हमसे पूछा गया था कि इस शब्द का अर्थ क्या है। In answer to that question, I would say that revolution doesn't necessarily involve a sanguinary strife, nor is there any place in it for individual vendetta. कि इस प्रश्न के लिए मेरा उत्तर यह होगा कि क्रांति में खूनी संघर्ष आवश्यक नहीं है, नॉर इज देयर एनी प्लेस इन इट फॉर इंडिविजुअल वेंडेटा, ना इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कोई स्थान है। इट इज नॉट द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल, ये बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। बाय रिवॉल्यूशन वी मीन दैट द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज। ये जो अन्याय पर आधारित आज की व्यवस्था, ये सिस्टम है, ये बदलना चाहिए। क्रांति से हमारा अभिप्राय ये है। आगे भगत सिंह बताते हैं कि किस तरह किसानों की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है और क्यों हमको क्रांति चाहिए। वो कहते हैं, द प्रोड्यूसर्स और द लेबरर्स in spite of being the most necessary element of society are robbed by their exploiters of the fruits of their labor and deprived of their elementary right. कहते हैं प्रोड्यूसर्स यानी किसान, अन्नदाता, और द लेबरर्स मजदूर, in spite of being the most necessary element of the society, समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के बाद भी आर रॉब्ड बाई देयर एक्सप्लॉइटर्स, उनके शोषकों द्वारा लूटे जा रहे हैं। आगे कहते हैं, ऑन द वन हैंड द पेजेंट हु ग्रोज कॉर्न फॉर ऑल स्टार्व्स विद हिज फैमिली। कहता है एक और किसान जो सबके लिए अनाज पैदा करता है, वो अपने पूरे परिवार सहित भूखों मरता है, स्टार्व्स विद हिज फैमिली। और द वीवर who supplies world markets with textile fabrics cannot find enough to cover his own and his children's body. कि वो बुनकर जो कपड़ा बुनता है, वो पूरी दुनिया भर की मार्केट्स के लिए कपड़ा पैदा करके भेजता है, लेकिन स्वयं का और अपने बच्चों का तन ढकने के लिए भी उस कपड़े में से उसको हिस्सा नहीं मिलता है। ये उस बुनकर की हालत है। और आगे कहते हैं, द मेसन्स, द स्मिथ्स and the carpenters who rear magnificent palaces live and perish in slums. Masons, राजमिस्त्री जो बिल्डिंग बनाते हैं, स्मिथ्स लोहार, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, कहते हैं who rear magnificent palaces, वो कितने कितने भव्य महलों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं बड़े बड़े महल, लेकिन स्वयं झुग्गियों में रहते रहते मिट जाते हैं, उनके जीवन का अंत हो जाता है। इतने बड़े बड़े महल बनाते हैं पर स्वयं का जीवन झुग्गियों में कटता है। तो इस तरह भगत सिंह आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह समाज में अन्याय है। पूरा बयान पढ़ने के लायक है। मेरे साथ मुसीबत ये हो रही है, मेरा मन करता है जैसे मैं सारा पढ़ूं, फिर ये है कि वीडियो लंबा होगा तो आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, मैं वो भी नहीं चाहता हूं। तो मैं इसके बिल्कुल अंतिम हिस्से पे आ जाता हूं, जहां वो बयान संपन्न होता है। तो वो पढ़ते हैं लास्ट पेज पे। भगत सिंह लिख रहे हैं कि रिवॉल्यूशन इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। क्रांति मानव का ऐसा अधिकार है जो उससे नहीं छीना जा सकता। फ्रीडम इज द इम्प्रेस्क्रिप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। स्वतंत्रता हर किसी का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने भी यही कहा था कभी किसी जमाने में इनसे पहले। आज भगत सिंह वही बात दोहरा रहे थे कि स्वतंत्रता हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर अंतिम पैरा में क्या लिखते हैं, कमाल की बात है दोस्तों, सुनिए गौर से। फॉर दीज आइडियल्स
इन आदर्शों के लिए, एंड फॉर दिस फेथ, और इस आस्था, इस विश्वास के लिए, वी शैल वेलकम एनी सफरिंग टू विच वी मे बी कंडेम्ड। हमें जो भी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी जो सजा आप दे सकते हो वो देना, हम उसके लिए तैयार हैं। टू द ऑल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन, क्रांति की बलिवेदी पर, वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस, हम अपनी जवानी अर्पित करने आए हैं। क्रांति की बलिवेदी पर, इनकलाब की बलिवेदी पर हम अपनी जवानी न्यौछावर करने आए हैं। जो सजा तुमसे बन सकती हो दे देना। क्यों? फॉर नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर सो मैग्निफिसेंट अ कॉज, कि इतने महान उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है। ये जवानी बड़ी बात नहीं है, उद्देश्य कितना बड़ा है जिसके लिए हम इसे अर्पित कर रहे हैं। कोई अफसोस नहीं है। वी आर कंटेंट, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, मद मस्त हैं, आनंद में हैं कि हम इतने महान ध्येय के लिए स्वयं को अर्पित करने आए हैं। वी अवेट द एडवेंट ऑफ द रिवोल्यूशन, हम क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा में हैं, हम उसका अभिनंदन करने के लिए खड़े हैं। लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति चिरजीवी हो। ये उनके बयान का दोस्तों अंतिम वाक्य है, और नीचे उनके सिग्नेचर देख लीजिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के सिग्नेचर हैं, और ये अंतिम पैरा भी अदालत के रिकॉर्ड से निकाल रखा, देख लीजिए, ब्रैकेट लगी हुई है इस पूरे के ऊपर भी, और ये एल मिडल्टन सेशन जज का इनिशियल भी है, और खुद लिख रहे हैं नीचे, आप कतई लास्ट में आप पढ़िए, एल मिडल्टन 9 जून 1929 को क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वर्ड्स एंड पैसेजेस मार्क्ड बाय ब्रैकेट्स अंडर माय इनिशियल्स हैव बीन एक्सपंज्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड बाय माय ऑर्डर डेटेड 9 जून 1929 को, 9 जून 1929 को मेरे आदेश के द्वारा इस स्टेटमेंट के, इस बयान के वो हिस्से जो ब्रैकेट्स लगाकर मेरे इनिशियल्स के साथ अलग कर दिए गए हैं, वो अदालत की कार्रवाई से निकाल दिए गए हैं। दोस्तों, ये था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वो ऐतिहासिक बयान। आप इसे पूरा पढ़िएगा, मैंने तो कुछ हिस्से उठाए हैं, आप इसे पूरा पढ़िएगा। यूं का यूं कहां पढ़ेंगे? indianculture.gov.in पर जाकर गूगल पर जाएं और सिर्फ इतना लिख दें, असेंबली बॉम्ब केस वॉल्यूम 2, ये लिंक सामने आ जाएगा, क्लिक करिए, फाइल खोल लीजिए और पढ़िए पूरा। उस फाइल में टोटल 184 पेजेस हैं, तो पेज नंबर 105, पीडीएफ पेज 105 से बयान शुरू होता है, जरूर पढ़िए। आज के लिए इतना ही। जिन 2 पत्रों की बात शुरू में मैंने की थी, एक गांधी जी का और एक उसका उत्तर जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उन पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जल्दी ही बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ये ऐतिहासिक बयान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।